एक बार ट्राई करके दे सकते हो। ये सब थोड़े डिफिकल्ट सम्स हैं जो मैंने अभी दिया, आज इसमें दिया हुआ है, ठीक है। डाउट होने से पूछ सकते हो मुझसे। हाँ, 1 का आंसर डी है। सब मैक्सिमम मिनिमा के ही सम्स हैं। 2 का आंसर ए है, 3 का आंसर बी है, 4 का ए है, 5 का सी है, 6 का बी है, 7 का सी है और 8 का बी है। तो आज जो हम आएंगे, आज हम लोग, ठीक है, जनरल टर्म ऑफ बायनॉमियल थ्योरम में आएंगे। लास्ट क्लास के बायनॉमियल थ्योरम में किसी का कोई डाउट हो सकता है, वो मैं लूंगा। हाँ, मैं पहले करवा देता हूँ, क्योंकि तुम लोग देख खत्म 2 घंटा थोड़ा कम हो जाता है कई बार चीजों को करवाने के लिए, इसलिए। तो जनरल टर्म ऑफ बायनॉमियल थ्योरम, हम जानते हैं कि जब हम x प्लस ए टू द पावर n को ब्रेक करेंगे, तो ये पहला टर्म इसका होता है nc0 x टू द पावर n। सेकेंड टर्म था nc1 x टू द पावर n माइनस 1a। थर्ड टर्म था nc2 x टू द पावर n माइनस 2a स्क्वायर डॉट डॉट। तो ध्यान से देखो, ये फर्स्ट टर्म है, ये इसका सेकेंड टर्म है और ये इसका थर्ड टर्म है। तो तुम अगर एक रिलेशन देख पा रहे हो तो ज्यादा अच्छा है। ये 1 के लिए देखो, सी का जो लोअर इंडेक्स है वो 0 है। एक बार लोअर इंडेक्स मिल जाता है, बाकी सब तो ये आसान है। 2 के लिए ये 1 मिल गया तो ये n-1 हो गया। 3 के लिए ये 2 मिल जाता है तो n-2। तो इसी लॉजिक से अगर मैं तुमसे पूछूं T10 कैसा दिखेगा, तो कोई बोल पाएगा? NC9 NC9 x टू द minus पावर n minus 9 a टू द पावर 9। तो इसीलिए इसका जो जनरल टर्म है 10 9 है, तो इसको मैं ऐसा 9 प्लस 1 भी लिखता हूं, तब मुझे ये समझना लिखने में ज्यादा अच्छा होगा। जनरल टर्म हम आर टर्म नहीं कहते हैं जैसे एपीजीपी में कहते थे। यहाँ पे जनरल टर्म हम लोग आर प्लस फर्स्ट टर्म को कहते हैं। तो आर प्लस फर्स्ट टर्म का मतलब है टी आर प्लस 1, और तब टी आर प्लस 1 जो होगा वो तुम्हारे पास होगा, क्या होगा बोलो? ऊपर से मोटिवेट होके ये और ये देख के बोलो क्या होगा, कोई अगर बोल सकता है तो। एनसी आर प्लस 1 है, एनसीआर। एक बार ये आया तो एक्स का पावर तो आ ही जाएगा ना, और ए का पावर आर। तो इसका मतलब मैं अगर तुमसे पूछूं कि आर प्लस फर्स्ट टर्म ऑफ एक्स प्लस ए टू द पावर एन इज टी आर प्लस 1 एनसीआर एक्स टू द पावर एन माइनस आर ए टू द पावर आर। मगर यही अगर 1 प्लस एक्स टू द पावर एन होता तो तब तो x के बदले 1 आ गया, a के बदले x हो गया, तो ये एनसीआर इंटू केवल x टू द पावर r होगा, क्योंकि 1 लिखने का जरूरत नहीं है। यही अगर x माइनस ए टू द पावर n होता तो तब एक्चुअली में लिखने के लिए तो तुम इसे ऐसा लिख सकते हो कि सर a नहीं माइनस ए है, मगर इसको नॉर्मली हम -1 टू द पावर r बाहर निकाल लेते हैं, x टू द पावर n माइनस r इंटू ए टू द पावर r। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कभी कि प्रॉब्लम फाइंड 6th टर्म ऑफ 3x माइनस 2 बाय एक्स होल टू द पावर 10, तो क्या करोगे? T6 को क्या लिखोगे? T5 प्लस 1। तो क्या रिलेशन है 10 और 5 के लिए? ये क्या हो जाएगा? 10C5 3x का पावर 10 माइनस 5 और माइनस 2x का पावर 5। सजा के लिख देना क्या? 10C5 3 टू द पावर 5 इंटू एक्स टू द पावर 5 इंटू माइनस 2 टू द पावर 5 बाय एक्स टू द पावर 5। ये कैंसिल हो गया, तो दिस इज इक्वल टू 10C5 3 टू द पावर 5 इंटू माइनस 2 टू द पावर 5। ध्यान से देखो, इसमें x गायब हो गया। अगर x गायब हो जाता है तब हम कहते हैं कि दिस टर्म डज नॉट कंटेन x, मगर ऐसा नहीं कहते हैं। डज नॉट कंटेन x नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? दिस टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, क्योंकि x का पावर 0 हो रहा है। दिस टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। किसी को लिखना है तो ऊपर से लिख लो, फिर आगे चलता हूं। 2 मिनट का टाइमर दे देता हूं, कहीं डाउट है तो पूछोगे, कहीं भी डाउट है तो पूछोगे। नहीं पूछोगे तो मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा।
सर थोड़ा नीचे ले जाएंगे। सर थोड़ा ऊपर लीजिए ना। चलेगा? यस सर। सर हाँ बोल। ये वाला क्वेश्चन एक बार वापस समझाएंगे? अभी नेक्स्ट और भी सम्स कराऊंगा। ये r+1 टर्म मैंने निकाला है, दोबारा समझाने में तो टाइम लग जाएगा। ठीक है सर। आगे चलूं? सर एक मिनट। सर r+1 का मतलब तो जो नीचे का NC 0 जो होता है सर, उसी को तो रिप्लेस करते हैं। हाँ हाँ, 0 वाले को। हाँ, क्योंकि वही तो मैंने ऊपर वही दिखाया ना। T1 में मैंने क्या दिखाया? T1 में देखो 0 से शुरू हो रहा है, T2 में 1 से, हमने देखा T3 में 2 से शुरू हो रहा है। ठीक है, चलो आगे चलो। चलो फाइंड coefficient of x square in 3x minus 1 by 2x whole to the power 8। तुम्हें x स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है यहाँ पे। तो इसमें क्या, इसका तरीका यह है कि हम लोग पहले इसका जनरल टर्म निकाल लेते हैं। तो इसका 3x minus 1 by 2x whole to the power 8 का जनरल टर्म कैसा दिखेगा? tr+1 8cr 3x to the power 8 minus r minus 1 by 2x to the power r। अब कलेक्ट पावर ऑफ x, पावर ऑफ x। अगर x का पावर कलेक्ट करोगे जो इससे पहले कैंसिल हो जा रहा था उस वाले सम में, ये 8 माइनस r आएगा माइनस 1 टू द पावर r, तो ये कांस्टेंट टर्म आ गया। these are all known as coefficient, ये पूरा कोफिशिएंट होगा इनटू x के ऊपर जो आएगा ये 8 माइनस, ये एक 8 माइनस r इस x के ऊपर है, मगर इस x के ऊपर भी एक r है, तो ये 8 माइनस r हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द सम तुम्हें किसका कोफिशिएंट चाहिए? अकॉर्डिंग टू द सम वी नीड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? ये इसका वैल्यू क्या होना पड़ेगा? 2। दैट इज 8 माइनस ट्वाइस r इक्वल टू 2, therefore twice r इक्वल टू 6, therefore r इज इक्वल टू 3। r इज इक्वल टू 3 तो कौन सा टर्म कंटेन करेगा? विच टर्म कंटेन्स x स्क्वायर? 4। नहीं, ध्यान से देखो, r+1 यहाँ पे लगेगा, तो क्वेश्चन कभी कभी ऑब्जेक्ट में आ सकता है विच टर्म कंटेन्स r स्क्वायर, कंटेन्स x स्क्वायर। तो ये तुमने देखा tr+1 दैट इज r प्लस फर्स्ट टर्म, मतलब फोर्थ टर्म। अब कह रहा है कि वो निकालने के लिए फाइंड द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब ये पूरा कोफिशिएंट है,
therefore coefficient of tr plus 1, ये मेरे पास केवल था 8cr 3 to the power 8 minus r minus 1 to the power r। तब जब कोएफिशिएंट बोलेगा तो x नहीं लिखोगे, तो क्वेश्चन में तुम्हें r का वैल्यू 3 मिल चुका है, तो therefore r put r is equal to 3, तो coefficient of t4 is 8c4 3 to the power 4 minus 1 to the power, सॉरी r का वैल्यू 3 है, 8c3, ये तो 3 plus 1 होगा, 8c3 3 to the power 5 minus 1 to the power 3 whole divided by 2 to the power 3। वैल्यू निकाल के देख लेना, मैं वो सब में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, किसी को लिखना है तो लिख लो, कुछ डाउट है तो पूछो। आगे चलूं? थर्ड सर एक सेकंड, ओके सर हो गया। चलो find coefficient of x to the power 6। in 2x square minus 3x या प्लस ही ले लो होल टू द पावर 11 सॉल्यूशन। तो अब उतना महाभारत नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली लिखते हैं tr plus 1 कैसा दिखेगा। 11cr 2x to the power 6 minus, सॉरी 2x square to the power 11 minus r, 11 और r, और 3x होल टू द पावर r। सजा के लिखूं तो 11cr 2 to the power 11 minus r 3 to the power r, x का वैल्यू 22 minus 2r और ये ऊपर चला जाएगा, तो 22 minus 3r। किसका कोएफिशिएंट निकालना है बोलो? x to the power X to the power 6, मतलब 22 minus 3r equal to 6। Therefore 3r equal to 16, तो r equal to 16/3, ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि r का जो वैल्यू है वो तो 1 2 3 नेचुरल नंबर ही हो सकता है ना, r 0 भी नहीं होगा क्योंकि r + 1 नहीं है।
तो इसका मतलब है कि देयर इज नो टर्म कंटेनिंग, जरूरी थोड़ा है कि हर एक एक्सपेंशन में हर एक टर्म हो। देयर इज नो टर्म कंटेनिंग x टू द पावर 6। अगर तुमसे मैं पूछता हूं कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6, इसे 0 बोलोगे। तुम बोलोगे सर पावर नहीं है, ये कैसे हो सकता है? क्यों यार, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर को जब तुम ब्रेक करते हो तो 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x टू द पावर 4 लिखते हो। अगर मैं इसमें तुमसे पूछूं कि व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x, क्या होगा? 0। नहीं है ना। तुम बोलोगे सर नहीं है, वही नहीं है को क्या बोलोगे? नहीं है का एक नाम है ना, कि वो मतलब 0 है। मतलब तुम इसे 1 प्लस 0 इंटू एक्स लिख सकते हो, प्लस 2x स्क्वायर प्लस x टू द पावर 4। तो नहीं है का मतलब है कि वो कोएफिशिएंट 0 है। तो जो ऐसा हो सकता है कि एक्सपेंशन में जरूरी नहीं है कि हर एक कोएफिशिएंट मिले ही, तो कभी कभी नहीं भी मिल सकता है। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। अब कभी कभी ऐसा रहता है कि तुम्हें 2-3 टर्म दिया रहेगा, और कुछ छोटा कोएफिशिएंट पूछा जाता है, बड़ा कोएफिशिएंट नहीं पूछा जाएगा। आगे चलूं? सर 1 मिनट। ठीक है, 45 सेकंड का टाइम दे दिया है मैंने, लिख लो तो। सर हाँ बोल। सर पेपर 1 आपने जो दिया था वो जेई मेंस का है और पेपर 2 एडवांस टाइप का जेई है। एडवांस पैटर्न का है, हाँ। आगे चलूं? हाँ सर। सर अब कभी कभी ऐसा होगा कि तुमसे ये पूछेगा कि फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x in 1 minus twice x plus 3x square multiplied by 1 minus x to the power 14। इसमें जनरल टर्म लेने का जरूरत नहीं है, नॉर्मली इसमें तुम कम पावर ही देखोगे, x स्क्वायर इस टाइप से। तो ऐसे में क्या करोगे कि नो नीड टू एक्सपेंड, तुम 1 माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 3x स्क्वायर के साथ 1 माइनस, ऐसे में व्हाट एल्गोरिथम क्या है? कलेक्ट द कोएफिशिएंट्स, यू विल कलेक्ट द कोएफिशिएंट। तो अगर तुम ब्रेकआउट करोगे तो 1 माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 3x स्क्वायर, और इसका ब्रेकआउट क्या होगा? 1 माइनस 14c1x प्लस, आगे लिखने का तो जरूरत नहीं है ना, क्योंकि तुम्हें कोएफिशिएंट ऑफ x चाहिए। तो x के लिए 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? क्या इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा? और x किससे मल्टीप्लाई होगा? इससे मल्टीप्लाई होगा। तो अगर मैं और तो कोएफिशिएंट ऑफ x मिलने वाला नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ x, इसी को मैं कहता हूं कलेक्टिंग द पावर। इसका नाम, इस मेथड का नाम कहता हूं मैं कलेक्टिंग द पावर। तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हो सकता है? जब 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 14c1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 14 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 16। तो कभी कभी ये काम भी करना पड़ सकता है। इसमें थोड़ा बड़ा होने से भी चिंता नहीं करोगे। तुम बोलोगे सर अगर क्वेश्चन ऐसा होता तो कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6 निकालना है इन सेम सम में, तब तो सर ये काफी बड़ा हो जाता। क्या मैं इसको सबको एक्सपेंड करता? मेरा कहना है जरूरी नहीं है। तुम जरा बुद्धि लगाओ ना रे। जब तुम ब्रेक करोगे तो ये मिलेगा 1 माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 3x स्क्वायर, ये 1 माइनस 14c1 इंटू एक्स प्लस 14c2 एक्स स्क्वायर 14c3 एक्स क्यूब
14c4 x to the power 4 माइनस डॉट डॉट डॉट। अब बोलो x to the power 6 कब मिलेगा? जब x स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई करें? x to the power 4. x to the power 4 14c4 x to the power 4. तो x किससे मल्टीप्लाई करें? x to the power 5. तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा? खुद बोलो ना, पैटर्न दिख रहा है। 14c5. ऑड के लिए माइनस है, इवन के लिए प्लस है, और जो 2 है वही 2 नीचे आ रहा है, तो पैटर्न क्या होगा इसका? माइनस 14c5। और 1 किससे मल्टीप्लाई करेगा? x to the power समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। जरूरी नहीं है सब लिखना। ये नीचे क्या होगा? 6, ऊपर 14, तो बोलो 14. कोफिशिएंट क्या होगा? 1 किससे मल्टीप्लाई कर रहा है? 14c6 2 किससे मल्टीप्लाई कर रहा है? -2, सॉरी, -2, 14c5 तो प्लस 14c5। और 3 किससे मल्टीप्लाई कर रहा है? 14c4 प्लस 3 इंटू 14c4, 2 इंटू, हाँ 2 इंटू। किसी को लिखना है तो लिख लो, डाउट है तो पूछो। तो कभी कभी इंस्पेक्शन भी इस टाइप से करोगे। लिखो इसको, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आ रहा हूं मैं 2 मिनट में। इसको लिख दो एक बार। आगे चलूं? यस सर। चल ही सकता हूँ, 2 मिनट का काफी टाइम चलो ठीक है। तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x कब होता है? जब x का पावर 0 होता है। तो कभी कभी अब तुमसे पूछेगा प्रॉब्लम, फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन twice x plus 1 by thrice x square whole to the power 9. So twice x plus 1 by thrice x square whole to the power 9 में tr plus 1 कैसा दिखेगा? 9cr twice x to the power 9 minus r 1 by 3x square whole to the power r. तो अगर सजा के लिखोगे तो 9cr 2 to the power 9 minus r 3 to the power r
x to the power 9 माइनस r और ट्वाइस r, तो 9 माइनस 28 r। बोलो इंडिपेंडेंट ऑफ x कब होगा? r equal to 3. जब 9 माइनस 28 r का वैल्यू 0 होगा, मतलब r का वैल्यू 3. 3। तो पुट r इक्वल टू 3। तुम्हें क्या चाहिए? क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द टर्म, तो टर्म निकालना है। तो t3 प्लस 1 इज इक्वल टू 9c3 2 टू द पावर 9 माइनस 3 3 टू द पावर 3 इंटू एक्स टू द पावर 0। तो ये नहीं लिखने से भी होगा। तुम बोलोगे सर बहुत बोर कर रहे हो, आगे चलिए। ठीक है, चलता हूँ आगे। चलो आगे। Yes sir. चलो, the fourth term in the expansion of ax plus 1 by x whole to the power n is 5 by 2. Find a and n. Solution. एक बार सम करके देखो। चलो, तो फोर्थ टर्म का मतलब t3 प्लस 1, तो कैसा दिखेगा? एक्सपेंशन है ax प्लस 1 बाय x टू द पावर n का, तो ये nc3 ax टू द पावर n माइनस 3 इंटू 1 बाय x टू द पावर 3 इज इक्वल टू nc3 a टू द पावर n माइनस 3 x टू द पावर n माइनस 6। अब ये टर्म दिया हुआ है, देख कोफिशिएंट नहीं दिया हुआ है, ध्यान से देखो, ये टर्म दिया हुआ है, मतलब कह रहा है ये 5/2 के इक्वल है। ये टर्म है, तो इससे तुम कंपेयर करके क्या बोल सकते हो? इसमें x गायब है। इंडिपेंडेंट। तो अगर x गायब है, क्योंकि ये टर्म है, कोफिशिएंट नहीं बोल रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं, ध्यान से पढ़ो। हाँ, कि ये टर्म दिया हुआ है, तो मतलब पूरा का पूरा यही टर्म है। तो ये होने के लिए तब क्या होना पड़ेगा? n का वैल्यू 6. और अगर n का वैल्यू 6 हो गया तो इस सब का वैल्यू क्या होना पड़ेगा जो बच गया? 5/2. कंपेयर करो 5. तो nc3 a टू द पावर n माइनस 3 इज इक्वल टू 5/2। n का वैल्यू 6 है, तो 6c3 इंटू ए क्यूब इज इक्वल टू 5/2। इससे a का वैल्यू निकल जाएगा। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो।
चलूं आगे? हाँ सर। हाँ सर। चलो। Problem. In the expansion of one plus x to the power n, the coefficient of rth, r plus first, and r plus 2th terms are in AP. Then prove that n square minus n plus 4r square minus 2 is equal to 0. मैं 45 सेकंड सम लिखने के लिए दे रहा हूं। चलो इन द एक्सपेंशन, तो चलो सॉल्यूशन क्या कह रहा है? आरथ टर्म कैसा दिखेगा? 1 प्लस एक्स टू द पावर n में r प्लस 1 टर्म जो था वो था NCR इंटू एक्स टू द पावर r। तो आरथ टर्म कैसा दिखेगा? एक कम, मतलब NCR minus 1 NCR x to the minus power n 1 r minus और r प्लस 2 कैसा दिखेगा? NCR plus 1 r प्लस 1 होगा ना, क्योंकि इसे क्या लिखोगे? t r प्लस 1 प्लस 1 लिखोगे, और इसे क्या लिखोगे? t r माइनस 1 प्लस 1 लिखोगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ rth, r प्लस फर्स्ट एंड r प्लस 2th टर्म्स आर इन, केवल कोफिशिएंट, तो टर्म नहीं कह रहा है, केवल कोफिशिएंट। तो rh का तो ये हुआ, इसका मतलब NCR माइनस 1 NC और NCR प्लस 1 आर इन AP। अगर ये AP में है तो AP का एक फॉर्मूला था, मुझे याद है, अब मैं इसे अगर n फैक्टर और r फैक्टर में ब्रेक कर दूं तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा रे। मगर मैं एक चीज जानता हूं, अगर मैं r से डिवाइड कर देता हूं तो लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला दिया था, NCR बाय NCR प्लस 1 का। r प्लस 1 भरा है तो ऊपर r प्लस 1, नीचे n माइनस r, याद आ रहा है? Yes sir. Yes sir. yes sir तो उस फॉर्मूला से यहाँ पे कौन भरा है? So R. तो क्योंकि यहाँ पे r भरा है R. तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? मगर r इज इक्वल टू, r नीचे है तो ऊपर नीचे क्या आएगा तब? So n minus R plus 1. N minus ये R N minus माइनस R r plus 1. प्लस 1। plus 1. इस वाले में कौन भरा है? So R plus 1. r plus 1 इसमें r प्लस 1 भरा है जो plus 1. ऊपर दिया हुआ है। आगे मैं नहीं करूंगा, आगे एलसीएम लेने से ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लिखना है तो लिख लो, किसी को मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, वो तुम लोग कर सकते हो।
आगे चलूं? Yes, sir. सुनने में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. लिख रहे हो क्या? 30 सेकंड दे दो। चलो आगे चलूं? हाँ, sir. तो देखें कितना समझ में आया। शुरू करो। 1.5 मिनट क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। मगर 1 में रुक नहीं जाओगे। 1 हो गया तो 2 में चले जाना, 2 हो गया तो 3 में चले जाना। किसी का आंसर निकल जाएगा तो बोल देना क्या आंसर है। डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है कि 1.5 मिनट लोगे, 5 सेकंड में भी निकल सकता है, इतना भी बोल दूं। Sir, 1A है क्या? हाँ सर, ए निकला। आंसर मेरे पास है नहीं, तुम लोग जो बोल रहे हो वही मैं मान रहा हूँ। किसी को डाउट है तो बोलेगा, जो नहीं बन पाया है तुमसे। टू निकालो। Sir, कर रहा हूँ. हाँ, 2 में 1.5 मिनट दे रहा हूँ। थोड़ा ठीक। नहीं, 2 में निकालना होगा। Sir, 2A. होगा Sir, A. ए। आंसर मेरे पास है नहीं रे, क्रॉस चेक करोगे? हाँ, कोई और भी कर रहा है तो। हाँ sir, 2 correct. वही अपने आप में क्रॉस चेक कर लोगे। मैंने बस कहा मेरे पास आंसर नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मैं करना नहीं चाह रहा हूँ। अगर कहीं कहीं पे फंसोगे तो मैं करूंगा, हाँ, मगर मैं करना नहीं चाह रहा हूँ। मैं रेस्ट कर रहा हूँ। किसी को कहीं डाउट है तो बोलोगे रे, मैं फिर से कह रहा हूँ, तभी तो मैं समझ में आएगा कि ये टॉपिक समझ में आया है नहीं। तो 2 को टिक मार कर रहा हूँ। हाँ, 1.5 मिनट दे दिया था।
Yes sir, 3 में 1.5 मिनट दे रहा हूँ, 3 में 1.5 मिनट दे रहा हूँ। सर एक बार नंबर 2 करके दिखाएंगे। नंबर 2 2, इसका r+1 टर्म कैसा दिखेगा? 9cr 3x² टू द पावर 9 माइनस r, ये समझ में आया? हाँ सर। तो 9cr 3 टू द पावर 9 माइनस r 5 टू द पावर x का पावर क्या होगा? 2 के साथ 9 माइनस r और माइनस 3r, ये समझ में आया? हाँ सर। 3 टू द पावर 9 माइनस r 5 टू द पावर x का पावर 18 माइनस 5r। अब 18 माइनस 5r क्या चाहिए तुमको? अब वो 8 होगा। 8, therefore 5r का वैल्यू 10 होगा, तो r का वैल्यू 2 होगा। अब छोड़ दूं? ओके सर। तो ये 9c2, तो 9c2 3 टू द पावर 9 माइनस 2। नंबर 3 आया? सर कर रहा हूँ। करो। थ्री क्या है? मतलब थ्योरी है या कलेक्टिंग द पावर है, क्या लग रहा है? collecting the power. कलेक्टिंग द पावर है, कलेक्टिंग द पावर है ये। हाँ, इसमें ये थ्योरी मत लगाओ, पावर को कलेक्ट करने का कोशिश करो। और 1 + a टू द पावर n का एक्सपेंशन बड़ा सुंदर था, 1 + nc1। सर सी है। आंसर मुझे नहीं मालूम है, क्या निकला? सी, 1 का सी। देख लेते हैं बाकी लोग से। किसी और का निकला है कुछ आंसर? चलो, मैं भी करते रहता हूं, तब काफी टाइम लग गया है, तो इसीलिए चलो। 1 + x² टू द पावर 5 इंटू 1 + x टू द पावर 4, तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा? इसका एक्सपेंशन क्या होगा? 1 + 5c1 x या x²? यहाँ पे देखो ये x² है, इसलिए ये x² होगा, प्लस 5c2 x² का होल स्क्वायर प्लस 5c3 x² का होल क्यूब। आगे लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये 6 पावर हो चुका है। वैसे ही इसका एक्सपेंशन 1 + 4c1x, किसी को कहीं पे डाउट है तो मुझसे पूछेगा, x³ प्लस 4c4 x टू द पावर 4। अब मुझे बोलो, मुझे x टू द पावर 5 चाहिए, तो 1 किससे मल्टीप्लाई हो? क्या x टू द पावर 5 तो यहाँ पे है नहीं, क्योंकि इसमें x टू द पावर 5 नहीं है, तो तुम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। x² किससे मल्टीप्लाई हो? x³ से। x टू द पावर 4 किससे मल्टीप्लाई हो? 4c2 x टू द पावर 4, तो ये मल्टीप्लाई होगा 4c1 से, क्योंकि ऑलरेडी 4 आ चुका है, यहाँ पे पावर 4 आ चुका है। तो इसलिए जो कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 अगर निकालोगे तो वो तुम्हारे पास आएगा 5c1 मल्टीप्लाइड बाय 4c3 प्लस 5c2 मल्टीप्लाइड बाय 4c1। 5c1 5 होगा, 4c3 4 होगा, 5c2 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 होगा। तो ये 20 हो जाएगा, प्लस 540 इज इक्वल टू 60। आंसर 60 है। किसी को देखना है तो देख लो। मेरा कहना है कि पूरा लिखने का भी जरूरत नहीं है। इट्स बेटर इफ यू गो टू क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा सा देख के। कुछ लोग ये देख के क्वेश्चन नंबर, इसलिए मैं 2 मिनट दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, 30 सेकेंड्स इसे देखने के लिए। कुछ समझ में नहीं आया तो इन मीन टाइम पूछ भी सकते हो।
सर क्वेश्चन नंबर 4 में पावर में क्या है सर? 11 Sir, 31 या 51? किस वाले में? Sir, 4 के पावर में. नहीं, वो 11 है। अब तो दिख रहा है, हाँ sir. पावर में 11 है। सर इसमें तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो, अगर डाल के, अगर एक एक डाल के देखने का मैंने तो देखो। सर डी है क्या? हाँ सर, डी निकलता है. नहीं, मेरे पास आंसर नहीं है, मुझे निकालना होगा। डी ही निकल रहा है, डी निकल रहा है सबका, तो फिर मैं नहीं करूं? कोई बोलेगा? किसी को प्रॉब्लम है तो करता हूं, वरना छोड़ देता हूं, नीचे जाओ। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर से ये चीज निकले कि ये इंपॉर्टेंट चीज है, वो डाउट पूछना, ठीक है? वो जो डाउट पूछने का जो एक ये डाउट पूछना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। कई लोग डाउट नहीं पूछते हैं शर्मा के कि अरे बहुत ट्रिवियल चीज है, मगर तुम यहाँ पे आई इसलिए हो क्योंकि तुम डाउट पूछोगे। 4 ठीक है, 5 आया, 4 को टिक मार्क कर रहा हूँ, नो टर्म, मतलब आर का वैल्यू क्या आ रहा है? -11 आता है. ठीक है, तो नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। हाँ सर. क्वेश्चन नंबर 5। पर बात वही है कि आज तुम कर तब पाओगे अगर लास्ट क्लास की चीजों को तुम पढ़ के आए हो। अगर लास्ट क्लास की चीजें तुमने पढ़ा ही नहीं है, तब आज का चीज करना मुश्किल होगा, ये बात श्योर है। आया किसी का? क्योंकि फिर अब मुझे और सम्स भी करने हैं। मैं लाइन में हूं? हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं आया? ठीक है, मैं बता रहा हूँ, इतना टाइम नहीं लगेगा। तुम लोग ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे हो? एनसीआर इक्वल टू एनसीएक्स, क्या फॉर्मूला था याद है? आइदर आर इज इक्वल टू एक्स और N minus Plus x is equal to n. तो ये लगा दो, हो गया। तो टी 2r+1 कैसा दिखेगा? 2 देख लेता हूं, टी 2r+1 कैसा दिखेगा?
1 प्लस एक्स टू द पावर 10 में t 2r प्लस 1 कैसा दिखेगा? 10c2r 10 10 x c to the 2r power 12 x to the power twice r। x to the और power t 2r 4r प्लस 5 कैसा दिखेगा? तो अगर ज्यादा 10c4r प्रॉब्लम है plus 4 तो एक काम plus कर दो, 4 x to the power 4 plus 10c 4r प्लस 4 x टू द पावर 4r। कहीं भी डाउट है तो बोलोगे। हाँ, अब मेरा कहना है कि कोफिशिएंट का बात थोड़ी ना, कोफिशिएंट ही बोल रहा है, कह रहा है कि कोफिशिएंट सेम है। कोफिशिएंट सेम है तो इसको जरूरत नहीं है, मतलब ये कोफिशिएंट सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ? 10c2r इज सेम एज क्या? 10c4r प्लस 4। तो ये सेम कब होगा? ये दो टाइम में सेम होगा। कब कब? या तो कोफिशिएंट ही सेम हो जाए, हाँ ये भी हो सकता है, मतलब -2r इक्वल टू 4 लेस देन 0 पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव आना। और नहीं तो ट्वाइस आर प्लस 4r प्लस 4 का वैल्यू 10 है, मतलब 6r इज इक्वल टू r is equal to 1 X equal to 1. तो r इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? देन r इज इक्वल टू 1 है। किसी को ध्यान से देखना है तो देख लो, लिखना है तो लिख लो। इसे लिखने के लिए बोल दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें ठीक है। चलो एनसीआर। अब उसके बाद आगे अब मैं चल रहा हूँ, ठीक है, मैं टाइम दे रहा हूँ लिखने के लिए, ठीक है, 1 मिनट का टाइम दे दे रहा हूँ। सर पूछते जा। सर अगर किसी एक टर्म को इंडिपेंडेंट होना है तो क्या ढूंढना पड़ेगा? x का कोफिशिएंट 0 होना पड़ेगा, x का पावर 0 होना पड़ेगा। x का पावर, ओके सर। हाँ, इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब क्या होगा कि उसका पावर, इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब पावर में x नहीं है। ओके सर। आगे चलूं? यस सर। Yes, sir. तो कभी कभी आर टर्म फ्रॉम एन बोलेगा, तो आर टर्म फ्रॉम एन जो होता है, तो हम तो स्टार्टिंग से देख रहे थे, इज इक्वल टू एन माइनस आर प्लस टू अ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। आर टर्म फ्रॉम एन इन x प्लस वाई टू दी पावर एन। हाँ ठीक है, इसे अच्छे से लिखा देता हूं। आर टर्म पीछे से अगर काउंट करना है, फ्रॉम एंड इन x प्लस a होल टू दी पावर n इज इक्वल टू n माइनस आर प्लस टू टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। इन x प्लस a टू दी पावर n। सर क्यों? बड़ा बेसिक सा फैक्ट है कि जब तुम x प्लस a टू दी पावर n को ब्रेक करते हो तो तुम्हें फर्स्ट टर्म मिलेगा, सेकंड टर्म मिलेगा, एक टर्म p मिलेगा, एक टर्म q मिलेगा, एक टर्म r मिलेगा, और लास्ट में n प्लस 1 टर्म मिलेगा। मेरा कहना है कि यहां से लेके यहां तक सपोज r टर्म है, यही पूछ रहा है ना। अगर यहां से लेके यहां तक r टर्म हुआ तो यहां से लेके यहां तक कितना टर्म होगा? क्योंकि टोटल टर्म कितने थे? n minus 1 plus r n प्लस sorry, 1 n टर्म plus थे। 1 minus r तो यहां से लेके यहां तक हो जाएगा n प्लस 1 माइनस r। तो ये कौन सा टर्म आया था बोलो? ये n कौन plus सा 1 टर्म है? minus r ये term. n प्लस 1 माइनस r। तो ये कौन सा टर्म होगा? अगर ये n प्लस 1 माइनस r है तो ये कौन सा टर्म होगा? n प्लस 2 plus minus r 2 माइनस r। तो हेंस इसलिए यही मैं लिख भी वही रहा हूं। तुम इसे उल्टे तरीके और एक काम कर सकते थे कि आर टर्म फ्रॉम एंड, कई स्टूडेंट को ये करना पसंद है कि x प्लस a टू दी पावर n इज इक्वल टू आर टर्म फ्रॉम बिगिनिंग
ऑफ a प्लस एक्स टू दी पावर n। इसमें कईयों को डाउट होता है, अगर डाउट होगा तो मुझे बोलोगे। हाँ, इस वाले में मैं दोबारा तुम लोग को बता रहा हूँ, ये तो इसमें तो कुछ ये तो समझ में आ रहा है, मैं उल्टा कर दे रहा हूँ। तो होगा यार टर्म, अगर x प्लस ए का n है तो a प्लस एक्स अगर लिखोगे तो उल्टा से लिखोगे तो वो उसका आरएट टर्म हो जाएगा। तो ये तो क्लियर है। हाँ, चीजों को तुम उल्टा करके लिख रहे हो। मतलब मैं अगर तुमसे बोलता हूँ कि x प्लस वाई टू दी पावर n या x प्लस वाई टू दी पावर, जैसे एक सिंपल सा ही लिख देता हूँ, अगर मैं लिखूं कि 1 प्लस एक्स का होल क्यूब का मुझे सेकंड टर्म फ्रॉम द एन बोलो, तो 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो ये होगा। मगर अगर इसी चीज को तुम उल्टा करके लिखते तब क्या होता? 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो ये होता। तो यहां से और यहां से तो ध्यान से सुनो। हाँ, टोटल टर्म मेरे पास n प्लस 1 था। कह रहा है कि तुम यहां से जब जा रहे हो तो तुम्हें आरएट टर्म चाहिए। ठीक है, टोटल अगर n प्लस n टर्म है और इस ब्लॉक में अगर आरएट टर्म है तो इस ब्लॉक में कितने टर्म्स बाकी रहेंगे? n plus इस 1 पे minus r। n प्लस 1 माइनस आर। तो इसका मतलब ये वाला जो टर्म है ये n प्लस 1 माइनस आर है, तो इसके बाद वाले टर्म में तो प्लस 1 करोगे ना, तो ये n प्लस 1 है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? ये n प्लस 2 माइनस आर। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। सर लास्ट टर्म n+1 क्यों हुआ? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एक्सपेंशन में x प्लस वाई होल पर n में नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे? यहाँ पे देखना नंबर 3 है, तो इसमें कितने टर्म्स हैं? लास्ट क्लास में बोला था ना मैंने, हाँ सर, x प्लस ए होल टू द पावर n में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं? n+1 हाँ, तो n प्लस 1, तो लास्ट टर्म क्या होगा? n+1। सर सेकंड फॉर्म में अगर माइनस हो तो किस वाले में? सो और सेकंड तो वो वो x नहीं प्लस नहीं, मेरा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। क्वेश्चन में अगर 3 माइनस, क्वेश्चन में मेरा कहना है कि अगर 3 माइनस एक्स टू द पावर 5 है तो तुम माइनस एक्स प्लस 3 टू द पावर 5 ले लो, उससे क्या अंतर पड़ेगा? ओके सर। ठीक है, चलूं आगे? सर थोड़ा रुकिए। ठीक है, 45 सेकंड का टाइम दे देता हूँ। चलूं आगे? यस यस सर। Yes sir। चलो, प्रॉब्लम फाइंड एन if ratio of fifth term from the beginning to the fifth term from the end
in the expansion of is root 6:1. Find any ratio of the fifth term from the beginning to the fifth term from the end. तो पहला केस लेते हैं फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग. फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ 4 root 2 plus 1 by 4 root 3 whole to the power n is t5 मतलब t4 plus 1, तो nc4 4th root 2 of 4 minus 1 and minus 4 into 1 by 4th root 3 of whole to the power 4. इसलिए मैं ऐसे सम में ना ये लिखना पसंद नहीं करता हूं. मैं क्या पसंद करता हूं, ऐसे सम में a और b का वैल्यू लेना ज्यादा पसंद करता हूं और बाद में मैं वैल्यू डाल दूंगा. ये सब छोटा छोटा तरीका होता है. a प्लस बी टू दी पावर n, जहां पे a का वैल्यू 4 रूट 2 ले लो, तो इससे क्या होगा कि तुम्हें लिखने में भी आसानी होगा और बाद में ये कितना साफ सुथरा लगता है. अब सेकेंड टर्म, फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड अगर मैं पूछूं, इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, n प्लस 2 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस, दैट इज n माइनस थर्ड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग. n माइनस 3 का मतलब tn माइनस 3, तो इसे तो तुम n माइनस 4 प्लस 1 लिखोगे ना, तो ये nc n माइनस 4 a टू द पावर n माइनस 4 इंटू b टू द पावर n माइनस 4. अकॉर्डिंग टू द सम क्या बोल रहा है, टर्म का रेशियो या कोफिशिएंट का रेशियो? टर्म का रेशियो. टर्म का रेशियो. तो अगर टर्म का रेशियो बोल रहा है मतलब t5 बाय tn माइनस 3 का टर्म का रेशियो, तो ये nc4. देखो a लिखने से कितना आसान हो गया. ये सब चीज को सीखो. हाँ, ये सब चीज को सीखो कि हाँ ये लिखने से चीजें आसान हो जाता है. तो इज इक्वल टू दिया हुआ है कुछ, कितना दिया हुआ है, रूट 6/1. क्या ये टर्म कैंसिल होगा? ये टर्म बोलो, क्या कोई फॉर्मूला था मेरे पास? NCR इक्वल टू NCN माइनस R. हो जाएगा. तो NC4 का वैल्यू NCN माइनस 4 होने के कारण ये कैंसिल हो गया. तब तो तुम बोलोगे सर छोड़िए ना, बची क्या गया, a टू द पावर n माइनस 8 बाय b टू द पावर n माइनस 8 इज इक्वल टू रूट 6. वैल्यू डाल देना, वो सब तुम लोग का काम है. रूट 2 रूट 3 डाल देना, आंसर आ जाएगा. वो तो डाल ही सकते हो ना, ये पुटअप कर देना, आंसर आ जाएगा. ठीक है, चलो लिखना है तो किसी को लिख लो, मैं कैलकुलेशन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ. सर आपने वो लाइन नंबर 14 में क्या किया सर? फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड का जो फॉर्मूला था, n माइनस 2 प्लस 5 फ्रॉम द एंड का क्या फॉर्मूला था? यस सर, यस सर. वही लगा दिया. थोड़ा ज्यादा छोटा हो गया, लिखो आराम से, मुझे बोल देना, मैं ऊपर लेके नीचे लेके कर दूंगा. कर नीचे कर.
सर हाँ बोलो। इस टाइम के सम में कभी सर दो पॉइंट्स हो सकते हैं क्या सर? क्या दो वैल्यूज? दो पॉसिबल सर, हाँ सर n हाँ के। एन का दो वैल्यूज आ सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं है, मगर क्या क्या मगर जो भी वैल्यू आएगा, मगर एन का वैल्यू क्योंकि फिफ्थ कह रहा है तो NC4 है, एन का वैल्यू 4 से होना, 4 से बड़ा होना जरूरी है, क्योंकि अच्छा। NC4 निकाल रहे हो तो एन का 4 से बड़ा होना वैल्यू जरूरी है, वरना NC4 तो डिफाइन ही नहीं होगा ना। ठीक है, तो ऐसे में कई बार आता है, तब तो तुम्हें इस टाइप से तुम्हें देखना होता है, कभी कभी दोनों ही पॉसिबल होता है, कभी कभी कि जो नंबर दिया हुआ है उसका डिफाइन होना जरूरी होता है। तो मतलब ज्यादा सा मतलब यहाँ पर जो NCR है वो सर अनडिफाइन हो जाएगा सर एक टर्म के लिए। हाँ एन ज्यादा होने से तो, हाँ एन अगर 2 हो गया तो 2C4 कैसे डिफाइन करोगे, नहीं कर पाओगे ना। हाँ सर, मतलब ऐसा तो क्राइटेरिया नहीं होगा, मतलब सर NCR भी वैलिड हो गया फिर दूसरे अगर क्राइटेरिया से यहाँ एनसीआर, पर अगर दोनों एनसीआर वैलिड है तब पॉसिबल है दोनों कि नहीं आंसर सर? वैलिड है, तब दोनों आंसर वैलिड है। तो तब वो चेकिंग करने की जरूरत नहीं है सर। हाँ तब चेक करने का, वो क्रॉस चेक करने से बस तुम्हें यही देखना है, वैल्यूज नहीं देखना है, ये देखने का जरूरत नहीं है कि ये आता है नहीं, ये तो आएगा ही। आगे चलूं, चलो अब मिडिल टर्म देखो। मैं जब 1 + x का होल स्क्वायर करता हूं तो एक ही मिडिल टर्म मिलता है। मैं जब मैं 1 + x का होल क्यूब करता हूं, क्योंकि मेरे पास इवन पावर होता है, तब मैं इसमें दो मिडिल टर्म कहता हूं, जो मीडियन में भी हम लोग करते थे, जब मीडियन निकालते थे, दो मिडिल टर्म। तो अगर मैं तुमसे कभी पूछूं कि द मिडिल टर्म ऑफ x + a⁴n, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, n इवन है या ऑड है। इफ n इज इवन तो एक ही मिडिल टर्म होगा, वो होगा n/2 + फर्स्ट टर्म इज मिडिल, केवल ये टर्म मिडिल होगा। वो तो ऊपर से तुम देख सकते हो, हाँ हटा के, क्योंकि 2/2 + 1 ये सेकंड टर्म है। इफ n इज ऑड तो ये n + 1/2 and n + 3/2 टर्म्स आर मिडिल टर्म, यहां पे दो मिडिल टर्म कहलाते हैं। तो अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि फाइंड मिडिल टर्म ऑफ x + 1/x⁹9, तो इसके कितने मिडिल टर्म होंगे? ऊपर दिया ही हुआ है मैंने, दो। क्योंकि n का वैल्यू 9 है तो कौन क्या क्या निकालोगे, एक बार n + 1/2 का वैल्यू निकाल लो तो ये 5 आएगा, और एक बार n + 3/2 का वैल्यू निकाल लो ये 6 आएगा। तो देयर आर टू मिडिल टर्म्स, क्या क्या? वो मिडिल टर्म्स जो होंगे वो T5 होंगे। T5 का मतलब T4 + 1। तुम बोलोगे सर कितना बोर कर रहे हो, ये तो हम लिखना जानते हैं, उस वक्त से हम यही लिख रहे हैं 1/x⁴ और एक T6 का वैल्यू लिख देना, तो इसके दो मिडिल टर्म्स होंगे। किसी को लिखना है तो लिख लो, ये मिडिल टर्म का वो है। तो मिडिल टर्म ऑफ x + a⁴n डिपेंड करेगा n इवन है या ऑड है। किसी को डाउट है तो बोलो, ये सब तो थ्योरी है, इसमें मुझे नहीं लग रहा है ज्यादा डाउट होना चाहिए, मगर हो भी सकता है।
आगे चलो। यस सर। सर थोड़ा रुकिए। सर हो गया। चलो so that middle term of 1 plus x to the power twice n is 1 into 3 into 5 dot 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 twice n minus 1 divided by n factorial 2 to the power n into x to the power n. Solution 30 seconds सम लिखने के लिए। सर ये 1 plus x लिखा है n 1 plus x to the power twice n। चलो आगे। हाँ सर। चलो तो 1 plus x to the power इंडेक्स जो है पावर ट्वाइस एन इवन है, तो इवन है तो कितना मिडिल टर्म? एक मिडिल टर्म होगा और वो होगा ट्वाइस एन बाय 2 प्लस फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे ट्वाइस एन है पावर इज इक्वल टू एन प्लस फर्स्ट। तो इसमें अगर तुम एन प्लस फर्स्ट निकालोगे तो ये ट्वाइस एन सी एन इंटू एक्स टू पावर एन होगा। तो ट्वाइस एन फैक्टोरियल बाय एन फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल एक्स टू पावर एन। ट्वाइस एन फैक्टोरियल तुम्हारे पास 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट डॉट ट्वाइस एन डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल इंटू एक्स टू पावर एन 1 इंटू 3 इंटू 5 डॉट डॉट ट्वाइस एन माइनस 1 2 इंटू मैं देखो क्या कर रहा हूं, मैं जान रहा हूं कि यहाँ पे केवल ऑड पावर अलग है, तो मेरा कहना है कि इसके अंदर ऑड भी होंगे और इवन भी होंगे, तो मैंने इससे ऑड निकाल लिया। तो क्या क्या बच गया? मैं इसे सेपरेट कर रहा हूं ऑड में और इवन में। 2 4 8 कहां तक? So 6. अब 6 हो। थैंक्स। तो यहां पे तुम इसे क्या लिख सकते हो? इसको तुम लिख सकते हो 2 इंटू 1, इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 1, इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 2, इसे लिख सकता हूं। तो 2 कितने बार आएगा ऐसा 2? n time. n times। तो ये 1 इंटू 3 डॉट 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 ट्वाइस एन माइनस 1 2 टू द पावर n, तो क्या बच जाएगा? 1 इंटू 3 डॉट डॉट, क्या n फैक्टोरियल नीचे भी है? हाँ, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिला? 1 इंटू 3 डॉट डॉट ट्वाइस एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इंटू 2 टू द पावर n x टू द पावर n। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, कहीं डाउट है तो बोलोगे, नहीं बोलोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। सर लाइन नंबर 12 एक बार फिर से कहेंगे? लाइन नंबर, मेरा कहना है कि इस वाले में तुम मुझे बोलो, इस वाले में ये समझ में आया इसमें इवन और ऑड नंबर है या नहीं? मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं तुझे दिखा रहा हूं। मैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 को ऐसा लिख सकता हूँ 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4। 1 इंटू 3 को रखता हूँ और 2 इंटू 4 को क्या मैं 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ। तो 2 2 बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1 इंटू 3 इंटू 2 स्क्वायर इंटू क्या 1 इंटू 2। आया समझ में? हाँ सर। तो वैसे ही मेरा कहना है कि जब तुम इसमें कितना 2 मिलेगा अगर सबको सबसे 2 निकाल लेगी तो
2 into 1 N 2 times, into 2 तो n टाइम्स, तो मैंने ये 2 to the power n जब बाहर निकाल दिया, ये 2 का टेबल है ना, तो 2 into 1 2 into 2 2 n आया समझ में? हाँ सर। आगे चल लूं? यस सर। चलो तो थ्योरी खत्म है अब। हाँ, तो कुछ मिसलेनियस सम्स करवाते हैं, करवाता हूं तुम्हें। और फिर कुछ एक दो सम्स तुम्हें भी करने के लिए दूंगा। प्रॉब्लम, ये तो एनसीईआरटी का सम है। तो इसलिए जरा ध्यान से अब फिर से देखो, मैं दोबारा एक चीज बताना चाहता हूं कि 1 + x to the power n तुम्हें अब खूब मिलेगा। हाँ, अभी जो मैं सम्स करवाऊंगा, और वो तब 1 + nc1 into x nc2 into x² + nc3 into x³ ऐसा दिख रहा है। तो इसके कोफिशिएंट्स बड़े अच्छे हैं। तो अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ tr+1, तो तुम बोलोगे सर ncr। मगर अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x to the power r, ये भी तो ncr ही होगा ना। देखो, अगर x² का कोफिशिएंट आया nc2, x³ का कोफिशिएंट आया nc3, तो x to the power r का कोफिशिएंट भी तो ncr होगा। तो ये दो चीजों को याद रखो, क्योंकि ये बड़ा बहुत सिंपलेस्ट एक्सपेंशन है। और उसके बाद अब मैं प्रॉब्लम में जा रहा हूं कि द कोफिशिएंट ऑफ 3 consecutive terms in the expansion of 1 + x to the power n are in the ratio 1:7:42. Find n। किसी को सम लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। चलो, सॉल्यूशन। द कोफिशिएंट ऑफ 3 consecutive टर्म, तो वो 3 consecutive टर्म के कोफिशिएंट्स कैसे होंगे? लेट फर्स्ट 3 नहीं कह रहा है, कोई भी 3 कह रहा है। लेट 3 consecutive कोफिशिएंट भी, कोई बोलेगा कोफिशिएंट तो केवल यही था ना, एनसीआर। तो एनसीआर उसके बाद वाला एनसी। तुम बोलोगे सर आप बोर कर रहे हो, ये जस्ट इससे पहले वाला सम है। हाँ, मैं मानता हूं। अब रेशियो दिया हुआ है, इसका मतलब
NCR by NCR plus 1 का रेशियो दिया हुआ है कितना 1/7 और NCR plus 1 by NCR plus 2 का रेशियो दिया हुआ है कितना 7/42। 42 क्या इस वाले में फॉर्मूला लगेगा इस वाले में? हाँ R plus 1 बड़ा है तो R R plus plus 1 1 by n minus r. n minus r, n इससे एक r. रिलेशन निकलेगा 7R plus 7 equal to n minus r। और इसमें कौन बड़ा है? r plus 2 +2 तो R plus 2 बड़ा है तो ये R plus 2 by n n minus minus r. r इज minus इक्वल टू 1 7/42। तो इससे एक रिलेशन आएगा 42, इसे तो कैंसिल ही कर सकते हो 1/6। तो 6 टाइम्स ऑफ R plus 2 इज इक्वल टू n minus r minus 1। ये नंबर 1 लेता हूँ, ये नंबर 2। क्या करोगे? सॉल्व कर लो किस किस को 1 और 2 को, तो n का वैल्यू आ जाएगा। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं? हाँ सर। ठीक है चलो। अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया, तुम जब किसी भी पावर को एक्सपेंड करते हो होल स्क्वायर को, मैं कोफिशिएंट का बात कर रहा हूं, हाँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, देखो ये हाईएस्ट कोफिशिएंट है जो मिडिल टर्म है। जब तुम x प्लस वाई होल क्यूब को एक्सपेंड करते हो तो ये x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर प्लस y क्यूब, देखो 3 हाईएस्ट कोफिशिएंट है। इसलिए अगर तुमसे कभी भी मिडिल टर्म वाले में अगर जगह है तुम्हारे पास तो तुम लिख लेना, जहां पे मैंने मिडिल टर्म लिखवाया था, कि हाईएस्ट कोफिशिएंट जो होता है वो मिडिल टर्म का होता है हर समय। हाई केवल कोफिशिएंट का बात कर रहा हूं, ठीक है, बाइनोमियल कोफिशिएंट का बात कर रहा हूं। हाईएस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट NC1 NC, हाईएस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ एनी बाइनोमियल एक्सपेंशन is of its middle term। तो इसका यूज कहां पड़ेगा बताता हूं, पहले इसे ये लिख लो। हर समय हमने देखा और हमने पास्कल ट्रायंगल में देखा भी था, सबसे छोटे से शुरू होता है, बढ़ते 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 सबसे बड़े में जाता है, फिर सबसे छोटा में आता है। तो बढ़ते बढ़ते जो सबसे बड़े में जाता है वो जो सबसे बड़ा वाला टर्म होगा वही तो मेरा मिडिल टर्म था। पास्कल्स में भी हमने वो देखा था। तो हाईएस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ एनी बाइनोमियल एक्सपेंशन इज इट्स मिडिल टर्म। मैं हाईएस्ट टर्म का बात नहीं कर रहा हूं, केवल बाइनोमियल कोफिशिएंट का बात कर रहा हूं, मतलब NC1 NC2 NC3। तो लिख लिया होगा। अगर तुमसे नीचे जाके कभी पूछूं कि तुम मुझे बोल सकते हो कि 15C1 15C2 डॉट 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 15C15 में हाईएस्ट लार्जेस्ट कोफिशिएंट कौन सा होगा? 8 और 9। 8 और 9 तो 15C 7 15C8 7 15C8 या 7?
मिडिल टर्म में तो 7 आएगा ना, 8 टर्म होगा, मगर उसका बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होगा? इसका मिडिल टर्म होगा T8 और T9, मगर अगर तुम बाइनोमियल कोएफिशिएंट का बात बोलोगे तो वो क्या होगा? 15C7 and 15C8। तो मैं अगर बाइनोमियल कोएफिशिएंट का बात बोलता हूं तो 15C7 और 15C8। और कभी अगर मैं 10C1, 10C2 और 10C10 में सबसे लार्जेस्ट कोएफिशिएंट पूछूं तो 10C4 10C4 या 10C5? 10C5 मिडिल टर्म 10C5। किसी को लिखना है तो लिख लो, कहीं डाउट है तो पूछो। मैं मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट निकाल रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट हाईएस्ट होगा, वो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है तुम्हें। सर 15C8 x to the power 8 होगा क्या? x to the power 8 होगा ये। आगे चलूं? चलो, प्रॉब्लम। The third, fourth and fifth terms in the expansion of x plus e to the power n are respectively 84, 280 and 560. Find a, x and n. Solution. 45 seconds सम लिखने के लिए। आगे चलूं? अरे 45 से क्या हुआ? हाँ तो लिख ही लिया होगा। थर्ड, तो थर्ड टर्म कैसा दिखेगा? x प्लस ए टू द पावर n का थर्ड टर्म कैसा दिखेगा? थर्ड टर्म दिखेगा सेकंड टर्म, तो nc2 x टू द पावर n माइनस 2 a स्क्वायर, इसे नंबर 1 ले लो और इसका वैल्यू भी दिया हुआ है, इज इक्वल टू 84। फोर्थ टर्म कैसा दिखेगा? nc3 x टू द पावर n माइनस 3 इंटू a क्यूब 280। फिफ्थ टर्म कैसा दिखेगा? nc4 x टू द पावर n माइनस 4 a टू द पावर 4 560। अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मैं कोशिश कर रहा हूं यहीं पे लिखने का। हाँ, अगर मैं 2 डिवाइडेड बाय 1 कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? nc3 divided by nc2 multiplied by x to the power n minus 3 divided by x to the power n minus 2, तो 1 by x n minus 3 नहीं x 1 by x divided by into a is equal to 280 divided by 84। क्या इसका कोई फॉर्मूला था nc3 by nc2 का? यस सर। n minus 2 divided by 3 into a by x
इज इक्वल टू 280/84। इससे मैं नंबर 4 ले रहा हूं। वैसे ही मैं किसको डिवाइड कर सकता हूं? 3 को अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो NC4/NC3 मल्टीप्लाइड बाय 1/x इंटू a इज इक्वल टू 560/280। तो इसका वैल्यू क्या होगा? n-3/4 इंटू a/x। दिखने में काफी लंबा लग रहा था, मगर अब तुम्हें एक चीज अच्छा लगा 4 और 5 में। देखो क्या, ये भी a/x है और ये भी क्या है? x। तो अगर मैं डिवाइड कर दूं तो कुछ अच्छा होगा? आगे छोड़ दूं Yes, sir. मैं? आगे Yes, छोड़ हाँ दूं? सर, हाँ सर। Yes, क्योंकि sir. अगर मैं 4 को 5 से डिवाइड कर दूंगा तब मुझे n का वैल्यू मिल जाएगा। एक बार n का वैल्यू मिल गया तो अगर मैं किसी भी एक में डालूंगा तो ax के बीच में एक रिलेशन मिलेगा और फिर इसमें से किसी एक में यूज कर लेना तो वैल्यू भी आ जाएगा। ठीक है, या मेरे पास ये सॉल्व है तो इसलिए मैं डायरेक्टली लिख भी सकता हूं कि तब मेरे पास n का वैल्यू 7 आएगा। ठीक है, अगर n का वैल्यू 7 आ गया तो इसको अगर मैं तुमको इस वाले में डाल दूं, नंबर 4 में डाल दूं n का वैल्यू 7, तो मुझे a/x इज इक्वल टू 10/n-2 मतलब ये 2 मिलेगा। मतलब a इज इक्वल टू ट्वाइस x मिलेगा। और फिर ये अगर मैं 1 में डाल दूं तो 1 का वैल्यू क्या था? nc2 x³ पर n-2 इंटू a स्क्वायर इज इक्वल टू 84। तो n का वैल्यू 7 है तो 7c2, x का वैल्यू x³ पर 7-2 और a का वैल्यू ट्वाइस x है। तो ध्यान से देखो, अगर तुम अच्छे से सॉल्व करोगे तो इससे तुम्हें x का वैल्यू मिल जाएगा। x का वैल्यू तुम्हें 1 आ जाएगा। एक बार x आ गया तो a का वैल्यू आ गया 2, खेला खत्म। ठीक है, तो ये तो बोलना बेकार है कि नॉर्मली ये 6 मार्क्स के सम में आता था, क्योंकि इस साल तुम लोग का नहीं आएगा क्योंकि ये टॉपिक हट चुका है। सर इस साल हमारे एग्जाम्स कैंसिल कर दिया। मतलब सर कौन सा बोला कि स्कूल? सर कौन सा गुरु स्कूल? क्या बोल रहा सर है? वो मतलब सर हिमंत बिश्व शर्मा का कुछ स्टेटमेंट आया है कि सबको प्रमोट कर दिया जाएगा। हाँ हाँ सर। क्लास 11th में? सर हाँ सिर्फ 8 सर 12 कुछ तो बोला है। ओ मतलब 11th में, मतलब बच्चा 11th में नहीं पढ़ने से भी होगा? मुझे सर नहीं मतलब टेस्ट नहीं देने से। टेस्ट नहीं देना मतलब बहुत बच्चा तो पढ़ना ही बंद कर देगा ना? नहीं सर, बोला कि आसाम के अंदर के स्कूल का, मतलब ये स्टेट बोर्ड को बोल रहा है या सीबीएसई में भी लागू होगा ये पता नहीं है। मगर ये तो बहुत बुरा हो जाएगा। मतलब तुम लोग क्लास अटेंड कर रहे हो, मगर तुम जान रहे हो ना ऐसे बहुत स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम अगर लिया ही नहीं जाएगा तो एकदम नहीं पढ़ेंगे। तुम लोग से मेरा कंप्लेन नहीं है, यू आर अटेंडिंग द क्लासेस, मगर एक लार्ज सेक्शन ऑफ स्टूडेंट एकदम 11th के चीजों को अगर उसे याद ही नहीं रहेगा तो 12th में मैथ्स तो तब भी चल जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में तो बहुत प्रॉब्लम होगा। केमिस्ट्री तो थोड़ा भी समझ में नहीं आएगा क्लास 12th में। फिजिक्स भी ठीक है, जब तुम इलेक्ट्रो पढ़ोगे तो इतना जरूरत नहीं पड़ेगा, मगर केमिस्ट्री तो गुर गोबर हो जाएगा। आगे चलूं? थोड़ा नीचे लीजिए। सर नीचे कर दीजिए। पचास मार्क्स का भी एक छोटा सा एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव हर समय, मतलब एक एग्जाम का डर होना बहुत इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए। सर मैं स्टेप्स लिखना ही भूल गया ऑब्जेक्टिव एग्जाम देते देते। हाँ सर। सर बहुत कंफ्यूजन होता है सर, कहाँ पे Marks क्या कितने स्टेप हैं? लगाना होता है। सर मुझे 0 दे दिया करेक्ट क्वेश्चन में, मुझे पूछा भी सर। क्यों, बोला स्टेप्स नहीं दिया। हाँ सर, फिजिक्स का 3 मार्क का क्वेश्चन 0 दे दिया, आंसर एकदम सही था सर। ठीक है चलो। मेरे हाईएस्ट मार्क्स क्या करोगे, तुम लोग तो लिखना भूल रहे हो, प्रॉब्लम तो है बहुत लोग पढ़ना ही भूल रहे हैं। उनका क्या होगा सोचो, बहुत लोग पढ़ना भूल रहे हैं। चलो आगे देखते हैं, आगे चलूं? तो एक मिनट। हाँ मतलब
लिखना मतलब बोर्ड लेवल में लिखना है, ये सब कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, 4 एग्जाम देने से आ जाता है, मगर स्टिल। और फिजिक्स में तो एक प्रॉब्लम है, डेरिवेशन अभी याद करते भी नहीं होगे, डायरेक्टली सम से सॉल्व करते होगे। अभी तुम्हें कोई बाइनोमियल का फॉर्मूला पूछ दे कि बेटा प्रूफ करो, तो प्रूफ तो मैंने भी नहीं दिया। सर 11th और 12th का मैथ क्या इंटर रिलेटेड नहीं है? एकदम नहीं है, मतलब एकदम ही नहीं है। 12th में कैलकुलस पोर्शन है, मैट्रिसेस है, डिटरमिनेंट है, एक्सेप्ट फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन को छोड़ के। इनवर्स ट्रिगो में भी मैं नहीं बोलूंगा, रिलेटेड ही नहीं है, तुम ये बोल सकते हो, मतलब जरूरत ही नहीं है 11th के मैथ्स का। लिमिट्स का थोड़ा जरूरत पड़ता है हाँ, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी जब पढ़ोगे तो। आगे चलूं, स्ट्रिप प्रोबेबिलिटी में जरूरत नहीं पड़ता है, मतलब परमुटेशन वाला प्रोबेबिलिटी है ही नहीं क्लास 12th में। 12th का प्रोबेबिलिटी अलग है। प्रॉब्लम, how many terms are free from radical sign in the expansion of x to the power 1 by 5 by x to the power 1 by 10 whole to the power 55? सॉल्यूशन सम लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। चलो आगे चल रहा हूं। रेडिकल का मतलब है कि ये पावर नहीं होना चाहिए, 1/5 और 1/10 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका जनरल टर्म कैसा दिखेगा? x to the power 1/5 by x to the power 1/10 होल टू द पावर 55 है। मैं एज यूजुअल a को x to the power 1/5 लेना पसंद करता हूँ, b को 1/10 लेना पसंद करता हूँ, और मेरा एक्सप्रेशन बन जाता है a plus b to the power 55। और इसका जनरल टर्म कैसा दिखेगा? 55 CR a to the power 55 minus r b to the power। अच्छा, कमिंग थर्सडे क्लास नहीं होगा दुर्गा पूजा के लिए, और नेक्स्ट मंडे क्लास नहीं होगा, मगर मैं थर्सडे को एक चीज सोच रहा हूं कि तुम लोगों में से कुछ लोग तो घर में पढ़ोगे, डाउट्स हो सकता है। थर्सडे को मगर मैं डाउट क्लास लूंगा, हाँ, मतलब थर्सडे 4 बजे जो लिंक जाएगा वो केवल डाउट क्लास का लिंक होगा। समझ में आया? हाँ सर। यस सर। अगर क्योंकि डाउट तो रह सकता है ना, और मंडे भी जो लिंक जाएगा वो केवल डाउट क्लास का लिंक जाएगा, हाँ। तो मंडे वाला भी लिंक डाउट क्लास होगा। आज भी डाउट क्लास लूंगा। तो थर्सडे और मंडे तुम लोगों को मैं डाउट क्लास का लिंक भेजूंगा, हाँ। तो जिन लोगों को डाउट्स है वो आ सकते हैं, जिनका डाउट्स नहीं है टाइमिंग वही रखता हूँ, हाँ, ताकि कंफ्यूजन ना हो। थर्सडे का क्लास हम लोगों का 4 बजे से था, तो 4 बजे एक डाउट लिंक क्लास भेज दूंगा। मंडे का 8:30 6:30 बजे डाउट लिंक क्लास भेज दूंगा, ठीक है। चलो, x to the power 1/5। अगर मैं गुवाहाटी में रहा तो मैं ये भी बोल दूं, अगर मैं आउट ऑफ गुवाहाटी निकला, जो चांस कम है, तब तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। x to the power 5 plus x to the power 1/10 to the power 50। तो इसका वैल्यू अब मैं लिख देता हूँ 55 CR a के बदले x to the power 1/5 2 to the power 55 minus r x by 1/10 whole to the power r is equal to 55 CR x to the power 10 minus r by 5। आज डाउट क्लास थोड़ा जल्दी खत्म होने से अच्छा है। कल का रात का IPL देख के आज देखने का खूब मन जा रहा है, क्या पता आज भी उतना ही अच्छा मैच आए। x to the power 10, कल दोनों ही मैच अच्छा था। चलो, तो दिस कैन बी रिटन एज ये 11 है, सॉरी 11। अब मुझे बोलो ये कब इंटीग्रल पावर होगा? बोलोगे ये कब इंटीग्रल होगा? रेडिकल का मतलब क्या? ये 5 और 10 हटना चाहिए, तो ये इंटीग्रल कब होगा? कोई बोलेगा? ये इंटीग्रल पावर तब होगा, यही चाहिए ना। फ्री फ्रॉम रेडिकल का मतलब इंटीग्रल पावर, फ्री फ्रॉम रेडिकल का मतलब ये इंटीग्रल पावर तब होगा इफ r इज डिविजिबल बाय LCM ऑफ 5 और 10। तो बोल सकते हो r क्या क्या हो सकता है तब? बोलो।
10. 0 भी हो सकता है, 20. R 0 हो सकता है। समझ में आ रहा है क्यों? R +1 है तो R 0 हो सकता है, R 0 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 20, 30 हो सकता है, 40, 40 हो सकता है, 50। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 देयर आर 6 टर्म्स जहां पे रूट ओवर नहीं आएगा, उसे छोड़ के बाकी सब जगह रूट ओवर आएगा। किसी को डाउट है तो बोल देना, क्योंकि बीच में मैं थोड़ा सा कुछ चीज समझा रहा था तो हो सकता है कि लिंक कट गया हो। रेडिकल पावर का मतलब होता है कि तुम्हें वो पावर निकाल के दिखा देना है जिसमें तुम्हारे पास रूट ओवर ना हो। रूट ओवर हटाना जरूरी है, मतलब 1/समथिंग ना हो। 1/समथिंग होने से तो हम रूट ओवर डालते हैं। सर 55 CR है इसलिए आपने 50 तक लिया। हाँ, क्योंकि 60 लेने से तो ये डिफाइन नहीं होगा ना। यही चीज नंबर ऑफ रैशनल टर्म भी हो सकता है। हाँ, क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकता है कि फाइंड द इसके नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स इसमें कितने होंगे। तो इंटीग्रल पावर जो देगा वही तुम्हें रैशनल टर्म देगा, बाकी सब तो तुम्हें हर समय इरैशनल पावर्स देने वाला है, तो वो सम ऑफ रैशनल पावर तो देगा नहीं। हो गया, आगे चलो। हाँ सर। ट्राई करोगे? फर्स्ट कैंसर आया, टाइम लगेगा थोड़ा सा, इसलिए मैं टाइमर नहीं दे रहा हूं, मुझे बोलोगे किसी का आया तो। कुछ फॉर्मूला याद नहीं है तो मुझे बोलोगे। एनसीआर बाय एनसी एन माइनस आर का फॉर्मूला था आर बाय आर बड़ा है एनसीआर बाय एनसीआर+1 का एन माइनस आर माइनस तरीका
NCR बाय NCR प्लस 1 का फॉर्मूला था R प्लस 1 बाय N माइनस R। सर 2 है क्या सर? आंसर मेरे पास नहीं है, वो मुझे निकालना होगा। इफ द कोफिशिएंट ऑफ सेकंड का कोफिशिएंट क्या आएगा? NC1, इसका NC2, इसका NC3। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 टाइम्स ऑफ NC2 इज इक्वल टू NC1 प्लस NC3। तो किससे डिवाइड करूं? अगर मैं NC2 से डिवाइड कर देता हूं तो 2 का वैल्यू होगा 2 डिवाइडेड बाय N माइनस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय N माइनस 2। तो 2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ N माइनस 1, 2 3 जा 6 प्लस N माइनस 2 इंटू, किसी को डाउट है तो बोलेगा 3 2 जा 6, N माइनस 6 इज इक्वल टू 6 प्लस N स्क्वायर माइनस थ्राइस N प्लस 2। तो दिस इंप्लाइज N स्क्वायर माइनस 9N 6 6 12 13 14 इज इक्वल टू 0। तो N माइनस 7 इंटू N माइनस 2 इज इक्वल टू 0। N इज इक्वल टू 7, N इक्वल टू 2 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि थर्ड फोर्थ टर्म कहां से निकाल पाओगे? तो N का वैल्यू 7। C निकला था? सर नहीं, मेरे कैलकुलेशन हाँ, सर, में मिस्टेक हो गया था। देख लो किसी को। उसके बाद वाला, हाँ पहले ये सम लिखने के लिए देता हूं, फाइंड द सम ऑफ द कोफिशिएंट। ठीक है, ये तो PDF में मिल ही जाएगा, तो इसलिए सेकंड वाले में ट्राई करो। ठीक है, ऑलरेडी सेकंड आया। नहीं आया? मैं बताता हूं। लास्ट क्लास बोलेगा सर लास्ट क्लास सम ऑफ द कोफिशिएंट निकालना है, ब्रेक थोड़ी ना करना है। मेरा कहना है कि 1 प्लस x माइनस 3x स्क्वायर होल टू द पावर 171 जैसा भी दिखे, a1 प्लस a2x प्लस a3x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। तुमसे पूछ रहा है कि a1 प्लस a2 प्लस a3 निकालना है, कैसे निकालोगे? 1 डाल देंगे। क्या करोगे? तुम्हें क्या नहीं चाहिए? तुम्हें x नहीं चाहिए तो क्या करोगे? पुट x इक्वल टू 1। आ रहा है समझ में? हाँ सर। कोफिशिएंट निकालने का जो थे ना, सम ऑफ द कोफिशिएंट पूछ रहा है। जब भी सम ऑफ द कोफिशिएंट पूछेगा सब x को 1 डाल दो। तो 1 प्लस 1 माइनस 3 होल टू द पावर 171 इज इक्वल टू -1। खेला खत्म। किसी को डाउट है तो बोलोगे प्लीज। हाँ चलो लास्ट वाला, नंबर ऑफ इररेशनल टर्म पूछ रहा है, क्या करोगे? क्या ये इससे पहले वाला सम है? मैंने पहले जो तुम लोग को निकालना सिखाया था, क्या निकालना सिखाया था? जस्ट इससे पहले जो सम हमने किया था, हमने क्या निकालना सीखा था? नंबर ऑफ रैशनल टर्म निकालना जानते हो क्या? यस सर। यस सर। यस सर। तो इसका जनरल टर्म कैसा दिखेगा? 100 CR
82 1 by 8 100 minus r minus r to 1 by 6 1 by r 6 r to the power r. तो 100 CR ये कैंसिल नहीं कर रहा है। हाँ, तो तुम्हें इंस्पेक्शन से मुझे निकाल के बोलना होगा कि R क्या क्या हो सकता है। फॉर रैशनल टर्म 100 माइनस R और R को 8 और 6 के एलसीएम 24 से डिविजिबल होना पड़ेगा। क्या R 0 हो सकता है? No sir. no नहीं। पहले यहां पे सोचो, हाँ, फिर यहां पे आना। क्या R 6 हो सकता है? 100 माइनस 6 94 डिवाइडेड बाई 8 no No. नहीं हो सकता है। R 12 हो सकता है? Yes sir. yes sir Yes, sir. yes R 18 हो सकता है? no no sir No. R 24 हो सकता है? नहीं, 24 तो। R 30 हो सकता है? No. no sir No, sir. no 30 हो सकता है क्या? 30 तो no होना sir चाहिए था। 70 आता है क्यों हुआ? 70 पर 1 8 2 होता है। 3 12 12 प्लस 24 12 प्लस 24 30 ओ सर 36 होगा। 24 हाँ। R 36 हो सकता है? हाँ सर Yes sir. हाँ Yes, sir. होना ही पड़ेगा। इसमें कितने का डिफरेंस है? 3 नहीं ये नहीं, मैं माइनस करने के बोल रहा हूँ। 24 और 24 24 मैं जानता हूँ कि एलसीएम ऑफ 6 और 8 क्या था, 24. तो इसलिए एक 24 निकालने से तुम्हारा काम हो जाएगा। R क्या क्या हो सकता है? 12 36 20 36 36 प्लस 60 24 60. 60 So 84. 84। तो देयर आर 4 टर्म्स आर रैशनल। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 101 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 101। काउंटर मेथड लगा दो। 97. तो नंबर ऑफ 101 इरेशनल minus टर्म्स 497 101 माइनस 497। आया समझ में? किसी को लिखना है तो हाँ, लिख लो ये वाला। एक काम करो ना, डाउट्स मुझे भेज दो ना, मैं पीडीएफ में भेज दूंगा सबका। हाँ, और नहीं तो नेक्स्ट क्लास में लेता हूँ। ठीक है, आज डाउट क्लास रहने दो। बाप रे बाप, हाँ, थोड़ा मेरा गर्दन भी पेन कर रहा है। बाय सर, हैप्पी पूजा। फिर हाँ, Bye sir. हैप्पी Happy पूजा। Puja. मैं अगर गुवाहाटी में रहूंगा तो आई विल टेक द डाउट क्लास। हाँ okay Thank sir you. चल। ओके